असल एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि आज अगर वो पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को उनके भी अगर जो उनकी पीढ़ियाँ आएँगी, तो उसको हम क्या सिखाएँगे? जी, देखिए, हर जगह लड़कियाँ जो हैं नाम कमा रही हैं, तो पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ख़ासकर लड़कियों को तो ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए और ये मानना कि वो दूसरे घर जाएँगी या उनको थोड़ा-सा पढ़ा के छोड़ दें, ये गलत है। या तो अगर आपने ये दिमाग में बैठाल रखा है कि हमें इसकी शादी करनी है और दूसरे घर भेजना है, तो आप बिल्कुल मत पढ़ाइए। कि तुमने पसंद किया है इसलिए मैं इससे शादी नहीं करवाऊँगा। हुँ, तुमने पसंद कर लिया है इसलिए तुम्हारा इससे रिश्ता नहीं होगा। तो जी। ये सोच क्यों नहीं बदल रही है समाज की? हम लव मैरिज कर रहे हैं, अगर हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, तो वो आगे लाइफ हम अच्छे से बिता लेंगे और महिला जिस मकान को घर बना सकती है, वो एक पुरुष के अंदर अभी उतनी बात नहीं है। दया करो हे दया निधान, संकट मोचन हे हनुमान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज समाज में व्याप्त कुछ ऐसी विसंगतियाँ हैं, जिन पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। ऐसे में महिला शक्ति समाज को किस दिशा में, किस मार्ग से, कहाँ से, कब अपने आप को लीड करके समाज में अच्छी सोच को ला सकती है, ऐसी ही बातों के साथ, ऐसी ही शख्सियत के साथ हम बैठे हैं, जो सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, मुशायरे भी करती हैं, कवियत्री भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और बिज़नेसमैन भी हैं। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कर पाना किसी एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन प्रणाम है ऐसी महिला शख्सियत को जो इतनी सारी चीज़ों को करती भी हैं और बखूबी करती हैं। राज्यपाल के पुरस्कार से सम्मानित होकर, देश-विदेश के बड़े-बड़े पुरस्कारों से सम्मानित होकर, देश के बड़े-बड़े स्टेजों पर परफ़ॉर्म कर कर आज उन्होंने न केवल अपना बल्कि प्रदेश का, देश का भी नाम गौरव से ऊपर किया है। आज ऐसी ही शख्सियत डॉक्टर मोनिका साईं जी के साथ मैं बैठा हूँ। आइए इनसे थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। और मेरी तरफ से आप सभी लोग को ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा नमस्कार। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, सारा कुछ तो आपने बता दिया है और मुझे लगता है मेरी पहचान जो है, वो आप सब लोग जानते हैं, मैं एक गायिका हूँ। मैं लिखती हूँ और इतनी बड़ी तो नहीं हूँ जितना बड़ा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर वाले की कृपा से और मेरे गुरुओं के, मेरे माँ-बाप की कृपा से कि मैं इस मुकाम पे हूँ और ये सारा मुकाम जो मैंने हासिल किया है, ये बड़ों के आशीर्वाद से और अपनों के प्यार की वजह से मैंने हासिल किया है। मुझे लिखने का शौक बचपन से ही था और गायकी का शौक भी बचपन से था। तो मेरा करियर वही है, मैं कहूँ कि शायद मैं बहुत छोटी-सी थी जब बच्चों को गुड़ियों का और खिलौनों का शौक होता है, उस समय से मुझे गायकी और लेखन का शौक था। तभी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट। आप सिंगिंग भी करती हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। आपका शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो फ़िल्मों में भी गाना आया है। जी। और आप समाज सेविका भी हैं। समाज में अच्छे-अच्छे कामों के कारण आपको राज्यपाल से भी पुरस्कृत किया गया है। जी। तो आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? इतने सारे कामों को एक साथ करती हैं और एक माँ के दायित्व को भी निभाती हैं, एक जी। पत्नी के दायित्व को भी निभाती हैं और इतने बड़े-बड़े स्टेज पर परफ़ॉर्मेंस भी देती हैं। तो जी। कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करती हैं? अ, देखिए, मेरा मानना है और मैं जो कि सबसे कहती हूँ, मैंने अपने बच्चों से भी बोला है और जो मेरे बहुत ख़ास हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जीवन में सभी को जो टाइम मिला है वो एक 24 घंटे का ही दिन होता है और हमको उसी में से अपनी चीज़ों को अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे बड़े-बड़े सिंगर्स हैं या साइंटिस्ट हैं या समाज सुधारक हैं या अलग-अलग जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, उन्होंने उसी वक़्त को ही सँभाल के रखा है। तो हम अगर अपना वक़्त बर्बाद करेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। और रही बात दायित्व की, तो ये पत्नी का हो या माँ का हो, जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे पूरी तरह से मेरे परिवार में, चाहे मेरा मदर-फ़ादर का सपोर्ट रहा हो या आफ्टर मैरिज मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का सपोर्ट रहा हो, तो मैंने सबके सपोर्ट की वजह से, सबके प्यार की वजह से सब चीज़ें की हैं। और दूसरी बात है आपका पैशन, अगर आपका पैशन है किसी चीज़ को करने का, तो आप बहुत कुछ कर ले जाएँगे, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो। आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, समाज सुधारक बनना चाहें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
और मेरा मानना ये है, अगर अपने वक़्त को बखूबी निभा ले जाएँ, उसको पहचान लें, तो मुझे तो लगता है मैंने अभी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन हर एक उत्तरदायित्व को, हर एक ज़िम्मेदारियों को बस कोशिश करती हूँ निभाऊँ और अच्छे से निभाऊँ, और जी। शायद यही सब चीज़ें सबको पसंद आती हैं। अ, आजकल मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है जी। कि अगर लड़कियां आजकल के दौर की अगर जी, देखा जी। जाए कि जी, जी। आजकल की लड़कियां अगर पढ़ रही हैं तो हुँ। उनको घर के कामों से फिर मतलब नहीं होता है उतना ज़्यादा। जी, जी। उनको ऐसा लगता है बस पढ़ाई ही करनी है, जी, जी। वो फैमिली को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो जी। उनके लिए आपके क्या विचार हैं कि पढ़ाई के साथ या नौकरी के साथ वो अपने जी, फैमिली को कैसे मैनेज करें, जैसे जी। आप करती हैं? जी, जी। देखिए, मैं यही बताऊँगी सभी को कि ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएँ अपने पैरों पे खड़ी हों, पढ़ाई करें या जिस क्षेत्र में जाना चाहें। बट घर की ज़िम्मेदारी एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जिसे बखूबी एक महिला सँभाल सकती जी, है। जी। पुरुष सँभालते हैं बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष उसको अच्छे से नहीं सँभाल सकते, बट महिला जिस मकान को घर बना सकती है, वो एक पुरुष के अंदर अभी उतनी बात नहीं है। तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि बाहर की दुनिया के साथ-साथ घर की जो खूबसूरत दुनिया है, वो उन्हें ही बनानी है, उन्हें क्या ही उसको बात है! सजा के रखना है। क्या तो बात है! पढ़ाई के साथ-साथ वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी चीज़ों को समझें, और अगर आप हर क्षेत्र में रहेंगी, तो आपको और ज़्यादा प्यार मिलेगा। अगर आप अपने फैमिली के लिए करेंगी या परिवार के लिए करेंगी, तो आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और बाहर का भी। लेकिन अगर सिर्फ़ आप बाहर की दुनिया में नाम रखेंगी, तो शायद घर का कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो हमें देखना है, हम महिलाओं को देखना है, लड़कियों को देखना है कि दोनों तरफ से तालमेल कैसे बैठाएँ। आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, जी, भजन गाए हैं जी, और आपने काफ़ी सारे मुशायरों में हिस्सा लिया है, जी, आप अभी भी जाते हैं। जी। तो आपका कोई फ़ेवरेट गज़ल, गीत या मुशायरा जो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहें? अ, वैसे तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि मैंने काफ़ी स्टेज शेयर किए हैं, काफ़ी मुशायरे भी किए हैं, कवि सम्मेलन भी किए हैं। तो वो तो अलग-अलग, देखिए मुशायरा एक ऐसा है कि अलग-अलग तरीके से आपको वहाँ पे अलग प्रेज़ेंट होना पड़ता है, कवि सम्मेलन में अलग तरह से है, और जब आप स्टेज परफ़ॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो ग़ज़ल हो, गीत हो या भजन, तो उसका अलग रहता है। तो ये तो मैं आपसे पूछूँगी कि आप क्या सुनना चाहते हैं, कि भजन सुनना चाहेंगे, कि ग़ज़ल की 2 लाइन सुनना चाहेंगे, या किसी गाने की 2 लाइन सुनना चाहेंगे? आप अपनी कोई फ़ेवरेट गज़ल जो आपको सबसे प्यारी लगती हो कि आपके उसके लफ्ज़ भी आपको प्यारे लगते हों और उसका जो कंपोज़िशन है वो भी प्यारा लगता हो? एक मेरी ग़ज़ल है जो मुझे बेहद पसंद है, जी। और जो रिलीज़ भी हुई है, उसके शब्द हैं कुछ इस तरह से। चुप्पी तेरे ख़याल के सपने सजाएंगे, जो भी तेरे ख़याल के सपने सजाएंगे, महसूस तो करेंगे मगर छू न पाएंगे, महसूस तो करेंगे मगर छू न पाएंगे। क्या बात है! अभी हाल ही में आपका एक भजन रिलीज़ हुआ था जी, हनुमान जी का, वो भी बहुत प्यारा है, अगर आप चाहें तो 2 लाइन हमारे दर्शकों को वो भी सुना दें। जी, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत प्यार, और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है, काफ़ी लाखों उसके व्यूअर्स हैं, बहुत सारे उसके लाइक है। तो मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो है जिनकी मैं भक्त हूँ, भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का, शायद उनकी कृपा है, उसकी वजह से है। मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ उसकी। दया करो हे दया निधान, संकट मोचन हे हनुमान, दया करो हे दया निधान, संकट मोचन हे हनुमान, जो भी तुम्हारी शरण में आए, उसका करते हो कल्याण, संकट मोचन हे हनुमान। जय श्री राम राम श्री राम, जय श्री राम राम श्री राम,
जय श्री राम 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 राम, जय क्या बात है! हनुमान। जब आप गाते हैं तो बहुत ही अलग ही पर्यावरण में एक अलग गूंज लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि लता जी की वॉइस गूंज रही अरे! है। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत और मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी चाहे वो गायक हों, चाहे आप किसी भी मुकाम, जैसे अभी आप बैठे हैं, जी, आप जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, उसको इतनी शिद्दत से, इतने मन लगा के करें कि मुझे लगता है कि फिर आप पे ईश्वर की कृपा ज़रूर होती है। जी। और गायन कला का कोई भी क्षेत्र हो, माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो हमेशा अपने मन में उनको रख के ही कोशिश करती हूँ। एक चीज़ और जो समाज में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है आज के दौर में, जी। वो है लड़के और लड़कियों के बीच एक रिलेशनशिप, सो कॉल्ड रिलेशनशिप हुँ, होता है, हुँ, फिर हुँ। वो टूट जाता है, जी। फिर सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है। आप खोलेंगे, आप भी जब जी, जी, कभी बिल्कुल, इंस्टाग्राम या बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ेसबुक या यूट्यूब खोलते होंगे, बिल्कुल, तो आप तो व्यथित हो जाते होंगे क्योंकि आप तो बिल्कुल। समाज सुधारक हैं, समाज से जी, इतना ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। जी, जी। तो आप क्या विचार रखती हैं ऐसे लड़कों या लड़कियों पर जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप में आते हैं, फिर उसको तोड़ करते हैं, अपने भविष्य को खराब कर लेते हैं? जी। तो उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मेरा एक है कि स्वतंत्रता ज़रूरी है, पर इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएँ कि रिश्तों की अहमियत ना क्या समझें। बात तो आप किसी भी रिश्ते में रहेंगे, देखिए रिश्ता तभी टूटता है, या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें करें, है! जी, या फिर हम इतने आज़ाद ख़्यालों के हो जाएँ कि हम उन पे ध्यान ना दें। क्या बात तो है! आप जो लड़के-लड़कियाँ हों या कोई भी रिश्ता हो, लड़के-लड़कियों को तो वैसे तो मैं मुझे पता है हर माँ-बाप, हर परिवार से एक अच्छी परवरिश मिलती है, और मैं जानती हूँ कोई भी माँ-बाप, कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इस तरह के निकलें। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर हम समझाते हैं, आजकल के यंग जनरेशन को अगर हम कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, तो वो खुद में इतने समझदार हैं, उनकी नज़र में ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें, क्योंकि हम एक रिश्ता जी के आए हैं, तो हमें उसकी अहमियत पता है। लेकिन आजकल की जनरेशन में उतनी अहमियत नहीं पता है। उनके लिए एक रिश्ते का मतलब है कि बस थोड़ी देर जो रिश्ता है, वो काफ़ी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनसे नहीं होती है। जी, एक लंबा रिश्ता वो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको जिया ही नहीं है। वो उनके हिसाब से अगर आज दोस्ती है तो कल ख़त्म। अ, यूज़ एंड थ्रो बोल सकते हैं जी, इसको। जी, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानती हूँ, और इसके लिए जो भी है, हमको अपनी सिर्फ सोच बदलनी है, चाहे वो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के लड़के-लड़कियाँ हों, या फिर कोई भी हो, जो भी रिश्ते टूट रहे हैं, उनको अपनी सोच बदलनी है। उनको रिश्तों को अहमियत देनी है। औ मोबाइल से दूर, मोबाइल की दुनिया से दूर रह के, बाहरी जो चमक-धमक है, वो कुछ क्षण की होती है, कुछ देर की होती है, जी। लेकिन असलियत है हमारा परिवार। हमारी नींव, हमारा बेस जितना मजबूत होगा ना, हमें कोई नहीं हिला सकता है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर ये भी देखा जा रहा है हुँ, हुँ, कि लव मैरिज सही है हुँ, या अरेंज मैरिज सही है। हुँ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर लड़के-लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं, हुँ, तो हुँ। माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि हमें लड़के या लड़कियों की खुशी देखनी चाहिए। बिल्कुल। आप इस पर क्या राय रखती हैं कि माँ-बाप को लड़के-लड़कियों को समझना चाहिए या उन्हें अपने ही हिसाब से ढूँढ कर लाना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही सही हैं, कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं कि अरेंज मैरिज में जो चीज़ें हमें मिलें, या चाहे लड़का हो या लड़की, वो सही होगा, या लव मैरिज में जो लड़का या लड़की मिले, वो सही होगा। वे आपस का तालमेल है, चाहे हम लव मैरिज कर रहे हैं, अगर हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, तो वो आगे लाइफ हम अच्छे से बिता लेंगे। और अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं, देखिए पेरेंट्स हमारे वेल विशर होते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे जो भी करें, वो अच्छा करें, क्योंकि वो उनके फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित जी। होते हैं। तो अगर चीज़ें अच्छी हैं, तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, एक बार देख लें, समझ लें। अगर उनको उनके हिसाब से लगता है परफेक्ट है, तो उनको अपने बच्चों की चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है समाज में कि लड़का अच्छा है या जो लड़का लड़की को पसंद करता है वो भी अच्छी है। हुँ, लेकिन माँ-बाप अपने हठ में रहते हैं हुँ, और कास्टिज़्म बहुत बड़ा मुद्दा है आज हुँ, के समाज का बिल्कुल, और बिल्कुल। माँ-बाप की हठ कि तुमने पसंद किया है इसलिए मैं इससे शादी नहीं करवाऊँगा। हुँ, तुमने पसंद कर लिया है इसलिए तुम्हारा इससे रिश्ता नहीं होगा। तो जी। ये सोच क्यों नहीं बदल रही है समाज की? देखिए, मैं हर माँ-बाप का, हर बड़े-बुज़ुर्गों का और हर एक परवरिश का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस सोच को बदलना चाहिए।
क्या बात सबसे पहले तो ये है कि ये हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि बेटा सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो। जब हमने सब शब्द लगा दिया है, तो फिर बड़े होके हम उसको एक दायरे में, एक छोटे से दायरे में क्यों सीमित करते हैं? जातिवाद में क्यों बाँट देते हैं कि नहीं, ये हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये इस जाति का इसलिए अच्छा नहीं है और ये हमारी जात का है इसलिए अच्छा होगा? क्योंकि हर एक कास्ट में हर एक बंदा अच्छा नहीं होता और हर एक बंदा बुरा नहीं होता है। जी। ये कुछ बातें हमारे ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि मैं उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं अपने विचार कर रही हूँ, ना कि उनके विचार को कुछ गलत ठहरा रही हूँ। पर मेरा मानना ये है कि अपनी हठ को नहीं लाना चाहिए, अगर चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, अगर आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं हैं, तो अपने बच्चों को समझाइए। लेकिन अगर आपके हिसाब से चीज़ें सही हैं और आप देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सिर्फ़ हम अपनी हठ में या अपने इस चीज़ में कि वो हमारी जात का नहीं है, तो उसको तो मैं गलत मानती हूँ। मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल जात-पात को मानती ही नहीं। आप बहुत सारी लड़कियों को फ्री में शिक्षा दिलवा रही हैं, जी, अपने दम पर। लेकिन वहीं समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है, गाँवों में ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है कि 10th इंटर या फिर बीए, बीएससी के बाद लड़कियों को पूरी तरीके से घर में बैठा दिया जाता जी, है। जी, जी। उनको बस केवल नाम मात्र का पढ़ाया जाता है जी, कि शादी में ये वो उनके माँ-बाप बोल सकें कि मेरी बेटी ने बीए, बीएससी किया जी, है या जी, 10th जी। इंटर किया है। जी, जी। अनपढ़ नहीं है, जी, केवल अनपढ़ का टैग हटाने के लिए उनको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। बल्कि वो पढ़ना चाहती हैं। कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनसे हाँ, मैं मिला हूँ या बात जी। किया है मैंने उनसे, हुँ, तो वो चाहती हैं कि वो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल। लेकिन परिवार नहीं आगे पढ़ने देना चाहता है। जी। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जैसे कि आपने कहा है और मैं बहुत सारी चीज़ों को जो मैं काम करती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइलाइट नहीं करती हूँ और किसी को शिक्षा देना या किसी के लिए कुछ करना, ये समाज के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। आप भी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 को करें या 10,000 को करें। अगर आप किसी एक के लिए भी कुछ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुँचती है। तो मैं अपनी प्रार्थना पहुँचाने के लिए या अपनी बात रखने के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कोशिश हो सके लोगों के लिए करूँ। और एजुकेशन की बात है तो मुझे मेरा मानना है कि हर एक लड़की को, हर एक, क्योंकि जो अब जिनकी एज हो चुकी है उनको तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकते हैं, जो समाज पीछे छूट गया उसको तो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आने वाले समाज में आप देखिए हर एक क्षेत्र में लड़कियाँ कहाँ, कोई पायलट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है। तो चाहे वो गाँव हो या शहर, हर एक पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि समाज में कितना आईएएस ऑफिसर है, कहीं पे भी आप देखिए हर जगह लड़कियां जो हैं नाम कमा रही हैं। तो पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खासकर लड़कियों को तो ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए और ये मानना कि वो दूसरे घर जाएँगी या उनको थोड़ा-सा पढ़ा के छोड़ दें, ये गलत है। या तो अगर आपने ये दिमाग में बैठाल रखा है कि हमें इसकी शादी करनी है और दूसरे घर भेजना है, तो आप बिल्कुल मत पढ़ाइए। लेकिन अगर पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर उसको पढ़ा के उसको अपने पैरों पे खड़ा, ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हैं। बल्कि मैं तो जब गाँव में जाती हूँ, कई लोगों से मिलती हूँ, कई महिलाओं से मिलती हूँ, जो पढ़ी-लिखी नहीं भी हैं, मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि देखिए अगर आप पढ़े-लिखे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, चाहे जी, वो आप हों, चाहे वो मैं हूँ। मैं आज सिंगिंग कर रही हूँ, मैं सब कुछ भी कर रही हूँ, तो ये मेरी खूबी है, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है। तो वो अपनी खूबी को पहचानें, उस खूबी के ज़रिए अपने पैरों पे खड़ी हों और आगे बढ़ के और महिलाओं को भी एकत्रित करके कुछ काम करें। जी। तो खाली ये सोच कि हम घर पे बैठेंगे या हमको चौका-चूल्हा करना है या हमें सिर्फ़ बच्चे सँभालना है, घर सँभालना है, ये तो उचित नहीं है। परिवार सँभालना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं खुद सँभालती हूँ, मैं 10 काम करने के बाद भी परिवार को सँभालती हूँ। तो लेकिन उसके संग एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि आज अगर वो पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी को, उनके भी अगर जो उनकी पीढ़ियाँ आएँगी, तो उसको हम क्या सिखाएँगे? जी, तो जी। आगे की पीढ़ी को सुधारने के लिए हमारी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ये दिमाग से सोच लोगों की निकालनी है कि महिलाओं को बिना पढ़े-लिखे होना चाहिए या उनको सिर्फ़ घर सँभालना है। जी। वो पुरुष बाहर की दुनिया सँभाल सकते हैं, पर सिर्फ़ एक महिला में एक ताकत होती है जो घर और परिवार के साथ-साथ बाहर के 10 काम भी सँभाल सकती है। जी। आपने सिंगिंग को शुरू किया था, जैसे आपने कभी अपने आपके घर में कोई सिंगर था या नहीं कभी? जी, बिल्कुल, मेरे सिंग फ़ादर। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो आपने जब उनके सामने एक इच्छा रखी होगी कि मुझे भी सिंगिंग करना है, मुझे भी जी, सिंगर बनना है, जी, तो जी। उनका रिएक्शन क्या था और आप कब से सिंगिंग कर रही हैं? कब से तो नहीं कह सकते आप, मैं सेकंड क्लास का तो मुझे याद है
शायद मम्मी-पापा तो बताते थे कि मैं बहुत छोटे से कुछ ना कुछ मतलब ज़रा-सा कोई म्यूज़िक होता था तो उस पे गुनगुनाती थी, जी, चाहे जैसा भी हो। और मेरे जो फ़ादर थे वो लेक्चरर थे और जी, इसके अलावा वो बहुत अच्छे गायक थे, सिंगर थे। जो भी मैंने सिंगिंग सीखी है, जो भी मैंने म्यूज़िक सीखा है, सबसे पहले तो मैंने उन्हीं से संगीत सीखा है। जी, और जिसे कहते हैं आप बेस, जिसे कहते हैं आपकी बेसिक शिक्षा, जी, तो जो शुरुआत हुई है वो मेरे फ़ादर से हुई है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। और उन्हें बेहद खुशी होती थी, वो हमेशा मुझसे कहते थे, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों को मेरे ऊपर थोपा नहीं, मेरे जी, पेरेंट्स ने। उन्होंने मुझसे हमेशा ये बोला है कि आपको जो भी करना है लाइफ़ में, आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए। और वही मैं आज कर रही हूँ, मैं भी अपने बच्चों पे कोई भी चीज़ नहीं थोपती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी लाइफ़ है, बस उसको अपने वक़्त को बर्बाद ना कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भविष्य में क्या करना है। अब बस उसके अलावा आपको जो भी लाइफ़ में करना है, मैं हमेशा अपने बच्चों का सपोर्ट करती हूँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने किया है। तो मैं शायद 2nd 3rd क्लास में थी, पहले स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरे स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ फिर धीरे-धीरे मैं प्रोफ़ेशनल हो गई जी, और बाहर पसंद करने लगे लोग। फिर मैंने स्टेज परफ़ॉर्मेंस देनी शुरू की। फिर धीरे-धीरे अब तो ख़ैर प्रभु की कृपा है कि जी, ढेर सारे प्रोग्राम्स, ढेर सारी चीज़ें करती हैं और ये लोगों का प्यार है कि लोग पसंद कर रहे हैं। जी। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लोगों की वजह से मैं हूँ, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। कभी आपने सोचा है कि आपको इतनी अच्छी आप शख्सियत हैं और सिंगिंग भी करती हैं, समाज सुधारक भी हैं, जी, सामाजिक कार्यों को भी कर रही हैं। तो कभी ऐसा सोचा है कि मुझे नेता बनना है? कभी नेता नगरी में जाने का सोचा है आपने? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ ही लोग नेता नगरी में आते हैं, हाँ, अपने आप को हाइलाइट करते हैं। हालाँकि जी। आप अपने आप को हाइलाइट नहीं करती हैं, जी, जी। काम बहुत सारे अच्छे-अच्छे करती हैं, हम लोग जानते हैं लेकिन मैं इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं है। जी, देखिए, वहाँ तक भी मेरी सोच गई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है या ये सही है, सब चीज़ें सही है। और अगर राजनीति है, राजनीति भी अपने आप में हर एक बंदा राजनीति में नहीं उतर सकता है, हर एक बंदा के अंदर क्षमता नहीं है कि राजनीति कर सके। बट मैंने अभी उस तरफ सोचा ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा सबसे बड़ी पूजा मेरा काम है। जी। और मेरा सारा ध्यान मेरी सिंगिंग पे, मेरे लेखन पे और मेरे परिवार पे रहता है। तो भी इस विषय में मेरा कोई विचार आप इतना बेहतर गाती हैं, तो आपने जैसा बताया कि आपके पिताजी की देन है। जी, जी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा आपका सिंगर आपके ख़्यालों में आता होगा जिसको देखकर आपने सोचा होगा कि मुझे इसके जैसा बनना है या इसके जैसा गाने की कोशिश करनी है। तो जी, ऐसा जी। कौन-सा सिंगर है जो आपका आइडियल है? वो मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी सिंगर, जितनी भी फीमेल जो गायिकाएँ हैं, जितने फीमेल सिंगर हैं, वो सबसे पहले छोटे पर से लेके अभी तक का सबकी आइडियल लता जी रही हैं, लता जी, मंगेशकर जी रही हैं। और उन्हीं के गाने सुन-सुन के हम बड़े हुए हैं। गज़लों में तो बेगम अख्तर जी का कोई जवाब नहीं है। ले और लता जी के गाने मैंने इतने सुने हैं, मुझे मतलब बहुत सारे गाने ऐसे हैं, जो छोटे पर से मुझे रटे पड़े थे। बिल्कुल मैंने जैसे लगता है बच्चे जैसे अपना कोर्स तैयार करते हैं, जी, जी। मैंने वो गाने तैयार कर रखे थे। तो मेरे को लता जी से अच्छा कोई और आज तक सच कहें, तो उनका कोई जवाब है ही नहीं। तो अगर उनके 0.1% भी थोड़ा-सा मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो ये जी। बहुत बड़ी बात आप आपके नाम के आगे साईं लगता है। है। जी। तो ये बड़ा विषय है कि लोग सोचते हैं डॉक्टर मोनिका साईं, ये जी। साईं क्यों लगता है? इसका आप दर्शकों को ज़रा बताइए कि आपके नाम के आगे टैग कैसे लगा, कब लगा? जी, जी। देखिए, सबसे पहले मैं इसका 2 बातें कहूँगी। जैसा कि अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि कास्ट वाला, जी, मैंने कभी भी अपना सरनेम नहीं लगाया। हालाँकि सभी लोग जानते थे कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ जी, और मेरी शादी हुई है। मैं आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड श्रीवास्तव हैं। जी, तो लेकिन मेरा जो है मैं सबसे बड़े साईं डिवोटी हूँ। जी, मैं साईं राम को, जो शिरडी के साईं बाबा हैं, उनको बहुत मानती हूँ। ओम साईं राम। शिव जी, साईं जी और राम जी, ये तीनों की मैं बहुत परम भक्त हूँ। जी, और साईं राम से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, शिरडी के साईं से। तो मेरा बहुत साल पहले मैंने अपने नाम से, सिर्फ़ मैंने कहा कि जैसे कहते हैं माता-पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है, तो मैंने सरनेम ना रख के, वो जगत पिता है, ईश्वर तो उनसे बड़ा माता-पिता कोई नहीं है। तो मैंने उनका नाम अपने साथ मोनिका साईं लगाया है और शायद ये कृपा है भगवान की, उन्हीं की कृपा है जो आज मैं जो भी मेरा मुकाम है, मैं जो भी चीज़ें जहाँ तक पहुँची हूँ, ये प्रभु की कृपा है, वरना मेरे अंदर कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है, ना ताकत है। आजकल बहुत ज़्यादा
धार्मिक विषय पर डिबेट भी हो रही है, साईं जी को लेकर काफ़ी जी। सारी चर्चाएँ परिचर्चाएँ होती हैं। जी, जी। लोग कहते हैं साईं जी मुस्लिम थे, हुँ, या हुँ। लोग ऐसा कहते हैं साईं जी की फ़ोटो को घर में नहीं रखना चाहिए, साईं जी को बिल्कुल, मंदिरों से हटा देना चाहिए, बिल्कुल, वो हमारे हिंदू धर्म से रिलेट नहीं करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुस्लिम थे। ऐसा जब आप सुनती हैं तो आप इस पे क्या रिएक्ट करती हैं? आपके माइंड में पहली बात क्या आती है जब ये सब सुनती हैं आप? मेरा शिरडी का एक चैनल था जिसमें एक इंटरव्यू भी हुआ था। इसके अलावा एक और चैनल पे भी इंटरव्यू हुआ था और मैं हर बार एक बात कहती हूँ कि मैं सबसे ये पूछती हूँ कि क्या हम अपने माता-पिता से उनकी जात पूछते हैं? हमारे माँ-बाप वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी कास्ट के हों, वो हमारे माँ-बाप रहते हैं। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब कोई इंसान ख्याति पे होता है, जब किसी की पहचान जैसे कि अभी हम लोग माता वैष्णो देवी हैं, तो हम उनके दरबार पे जा रहे हैं, हमें पता है कि ये माँ हैं, इसलिए पहुँच रहे हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों भक्त जो पहुँच रहे हैं, या शिरडी है या फिर तिरुपति बालाजी है या अयोध्या है, वहाँ जो पहुँच रहे हैं लोग, वहाँ पे क्या जाने वाले ये आप समझ सकते हैं कि ये वही लोग बोलते हैं जिनको उनकी महिमा का गुणगान, उनकी महिमा के बारे में पता ही नहीं है। 4 चंद लोगों के से कहने से कि बाबा मुस्लिम थे या बाबा हिंदू थे, बाबा की पहचान नहीं मिट जाएगी क्योंकि सूरज की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता है। क्या बात है! वो एक सूरज हैं, ईश्वर एक सूरज है और लोगों ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा। लोगों ने तो सबको कहा है, तो वो भी ईश्वर हैं और उनको कहा जाएगा, वो जगत गुरु हैं, साईंनाथ महाराज हैं। तो इनके लिए भी कहा जाता है, तो पर मेरा मानना सिर्फ़ इतना है, मैं इतना जानती हूँ, वो मेरे परम गुरु हैं, परम पिता हैं और मेरे लिए ईश्वर हैं, तो मैं ये सब चीज़ें सोचती नहीं हूँ। एक सवाल मेरे मन में एकदम से आ गया। जी। आजकल लोग जब संगीत में जुड़ना चाहते हैं, जैसे मेरे ख़ानदान में या मेरे गाँव में जी। 2-4-10 गाँवों में कोई सिंगिंग से रिलेटेड कोई था ही नहीं। अच्छा। तो जब मैं संगीत में आया तो लोगों ने ये कहा हुँ, ये हुँ। गवैया-बजैया हो गया, नचनिया हो गया है, ये जी, हो जी। गया है। जी। बहुत तरीके के क्वेश्चन्स, बहुत तरीके के ताने मारे गए जी, जी। और फिर माँ-बाप भी इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे कि तुम सिंगिंग में आओ। हुँ, हुँ। तो आजकल के लोगों को आप ये कैसे एज़ अ सिंगर, एज़ अ कंपोज़र, एज़ अ बिग हुँ, आर्टिस्ट जी। आप ये कैसे लोगों को समझाना चाहेंगी कि अगर आपका बच्चा संगीत में आना चाहता है, ये मेरा ही दर्द नहीं है। जी, जी, अभी जी। हज़ारों लड़कियों का, हज़ारों लड़कों का दर्द है जो मेरे पास मैसेज करते हैं जी। और ये कहते हैं भैया ऐसी-ऐसी बात हो रही है घर हुँ, में। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको आप कैसा संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को ये सोचें कि इसमें भी करियर है। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि एक किसी स्टेज पर पहुँच गए, इंडियन आइडल में पहुँच गए, बिल्कुल, सुपरस्टार सिंगर में बिल्कुल, पहुँच गए, तभी आपका करियर है। बिल्कुल, नॉर्मल भी ऐसे करियर है। इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। देखिए, संगीत हो या कोई भी कला हो, उसका सबसे पहले तो हम सभी को सम्मान करना चाहिए। ये जो शब्द हैं कि जो भी मतलब कि आप गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, ये भी है। ये भी हर एक के अंदर खूबी नहीं होती है और किसी भी कलाकार जैसे आप किसी समाज सुधारक का सम्मान करते हैं, जैसे किसी डॉक्टर का सम्मान करते हैं, जैसे किसी इंजीनियर का सम्मान करते हैं, वैसे ही एक गायक हो, चाहे वो नृत्य करता हो या लिखता हो या डायरेक्टर हो। और फिर आजकल का जो समाज है, वो तो इतना ज़्यादा ऊपर हो गया है, इस तरह की चीज़ें आप बड़े से बड़े गायक, बड़े से बड़े संगीतज्ञ हैं, कलाकारों का तो सम्मान हो रहा है और सम्मान के साथ-साथ आज देश-विदेश में लोग उनको जानते हैं और अगर आपके अंदर हुनर है, तो उसको पहचानिए और मैं तो कहूँगी हर माँ-बाप से या हर उस समाज से जिनके दिमाग की सोच इतनी छोटी है कि जो है संगीत एक मतलब उसका दायरा छोटा होता है या उसमें कोई आगे चल के कोई आपकी लाइफ नहीं सेटल्ड नहीं है। आप अगर एक अच्छे कलाकार हैं और हाँ, हर कलाकार को मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अच्छे कलाकार हैं, तो याद रखिए कि संगीत एक ऐसी चीज़ है या कोई भी कला एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने किसी भी क्षेत्र में मेहनत की है, तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और अगर आपने उसपे मेहनत नहीं की है, तो उसमें भी आप ज़ीरो रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो सोच बिल्कुल हटानी चाहिए। आजकल लोगों को किसी को पद्मश्री मिलता है, किसी को कहीं सम्मान मिल रहा है, किसी को लता मंगेशकर सम्मान मिल रहा है, हर क्षेत्र में और केवल सम्मान के लिए नहीं, अपने लिए आपको अपनी चीज़ों को बढ़ाना है और ये सोच हटानी है क्योंकि कला से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अंत में आप हमारे दर्शकों को
आजकल की महिलाओं को, आजकल की लड़कियों को क्या ऐसी सीख देना चाहती हैं जिससे वो अपने जीवन को निरंतर अच्छे मार्ग की ओर ले जाएँ जी, और समाज में आप जैसा नाम उन सबका भी हो, ताकि वो समाज में कुछ स्थापित लोगों में आ सकें? जी। मैं बस इतना कहूँगी सबसे पहले तो जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की लड़कियाँ हैं, वो मेरी तरफ से मैं चाहती हूँ कि वो सभी लोग अपने पेरेंट्स की सबसे पहले इज़्ज़त करें। समाज में जितने भी बड़े लोग हैं, आपसे छोटे हैं या बड़े, सबसे पहले आप अपने मन में सबके लिए एक इज़्ज़त, एक प्यार रखें। क्योंकि जब आप इज़्ज़त रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे। अपने समय का सदुपयोग करें, उसको मोबाइल में या बाकी चीज़ों में ना व्यर्थ करें। आपकी लाइफ़ है, आप जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। बट अपने को जो आपकी एजुकेशन है या आपकी जो भी लाइन है, आपकी जो भी लाइकिंग है, उस पे ध्यान दें। क्योंकि ये वक़्त जब गुज़र जाता है तो बाद में वापस नहीं आता है। बाद में आप लाइफ़ को बहुत एन्जॉय कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, वो वापस से नहीं मिलता है। तो अभी पहले अपने को कुछ बना लीजिए, अपनी पहचान बना लीजिए समाज में। पढ़ाई से या आपकी जो भी काबिलियत है उससे, फिर उसके बाद आप पूरी लाइफ़ एन्जॉय कीजिए और सबको इज़्ज़त दीजिए। और थोड़ा-सा मैं सबसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा जो हमारे चीज़ें हैं, हमारा धर्म है, किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हों, किसी भी धर्म से, आप उस धर्म की भी जानकारी उसको जानिए, उसको समझिए और थोड़ी-सी आस्था भगवान में भी रखिए। क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। तो ईश्वर के प्रति अपना जो है सम्मान रखिए, माँ-बाप के प्रति रखिए, अपने को पढ़ाइए, खूब खुश रहिए, अच्छे से रहिए और जीवन में हमेशा सफलता हासिल करने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और हम यही चाहेंगे कि इनकी बातों से आप सभी रिलेट करिए थोड़ा-सा और समाज में इनकी बातों का असर होना चाहिए। क्योंकि आजकल के समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो समाज को कुछ संदेश दे सकें। समाज में आकर अपने ज़रिए लोगों को कुछ ऐसा बता सके, कुछ ऐसा जता सके कि इस समाज में जीने के लिए और भी चीज़ें हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके, आपके साथ जुड़ के और बहुत सारी चीज़ें आपने जो मुझसे पूछी हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना और आपके इस यहाँ पे आना और मेरे ज़रिए अगर 1-2 लोगों की भी सोच बदलती है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगी, मेरी तरफ से और अगर मुझसे कुछ मेरे जवाबों में या मेरी बातों से कहीं किसी को कुछ ऐसा लगा हो, तो उनसे मैं क्षमा भी माँगती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें कही हैं, उस पे सब लोग ध्यान दें और अच्छे से अपने कार्यों को करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जय सो श्री राम। मच। ये मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।